ओके। अच्छा मोहतरम, कल बात चल रही थी आप हजरात से कि ये नेपच्यून लिमिटेड वाला सवाल था। इसमें एक मशीन ए थी, मशीन बी थी। तो मशीन बी की कल हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी और उसको फेयर वैल्यू से डिवाइड किया था। तो डिसाइड ये हुआ था ये लीज कौन सी है मोहतरम? ऑपरेटिंग लीज। अगर ऑपरेटिंग लीज है तो मोहतरम इसकी सारी एंट्रीज ऑपरेटिंग लीज वाली होंगी, इसकी सारी एंट्रीज ऑपरेटिंग लीज वाली होंगी। अब मुझे बता दें इसकी एंट्रीज कैसे होंगी? ऑपरेटिंग लीज की एंट्रीज, ऑपरेटिंग लीज के अंदर सबसे पहले एसेट खरीदा जाता है और खरीद के आगे किराए पे दिया जाता है, लेकिन खरीदने की जरूरत नहीं, बस ये एसेट की कॉस्ट यही होगी 15,000। और प्लीज एक बात जरा सुन लें, अब ना मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर इस एसेट को सिर्फ किराए पे दे रहा है, तो अब आपने ये नहीं कहना इसकी कॉस्ट ये है। वो तो अगर बेचता तो इतने का बेचता, अब कॉस्ट ये है और ऑपरेटिंग लीज में डेप्रीशिएट ये 15,000 को करेगा, ये इसकी कॉस्ट है। बनाया चुप रही कौन बनाया कितने का? 15,000 का। आमतौर पे लोगों को पैसों में कितने का बेचता है? 18,750 का। लेकिन जो बनाया 15,000 का उसी को किरायों पे देना शुरू कर दिया। अब बता दें व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? 15,000। नाउ ही विल डेप्रिशिएट 15,000। तो कितने लोगों ने 15,000 को डेप्रिशिएट किया था? और एक बात याद रखिएगा प्लीज, जो मैंने कल जाते जाते बात की थी कि कुछ लोग ये समझते हैं ये तो प्लांट का सप्लायर है तो इसके लिए प्लांट स्टॉक है। माना कि इसके लिए प्लांट स्टॉक है, लेकिन यह स्टॉक तो तब होता ना जब आप बेच देते। आपने तो 3 साल के लिए इसको किराए पे दिया है, 2 साल के लिए आगे किसी और को किराए पे दे देंगे, इसलिए प्लांट इसके पास अब फिक्स्ड एसेट बन जाएगा और फिक्स्ड एसेट बन के ये पीपीई के अंदर अपीयर होगा। अब इसके जरा सोल्यूशन को नजर मार लें। ऑपरेटिंग लीज वाला जो सिंपल सोल्यूशन है, कौन सा सवाल है? 11 11। अच्छा जी मोहतरम, इधर देखें, ये मैंने कल व्हाइट बोर्ड पे कैलकुलेशन की थी। पहला कराया 4,000 यकम जनवरी 2009 को, दूसरा कराया 3800, तीसरा कराया 3610, ये 11410 आ गया। डिसाइड क्या हो गया था? ये लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग? इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे या रेंटल इनकम? ये आपकी रेंटल इनकम आ गई थी 3803 की। अब आपने आया कमाया वाली एंट्रीज करनी थी। कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, याद है बुनियाद क्या थी? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। बुनियाद याद रखा करें, बुनियादें मजबूत होती है तो इमारत मजबूत होती है। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, उसी बुनियाद पे कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट और रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। और तीसरी एंट्री बननी है डेप्रिसिएशन की, वो 15,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, नॉट लीज टर्म। लेसर ऑपरेटिंग लीज में किस पे डिवाइड करता है? यूजफुल लाइफ पे। यूजफुल लाइफ पे वो जो समरीज है ना हर एक की, वो जरा आपके जहन में जरूर होनी चाहिए। तो ये देख लें, 3 जनरल एंट्रीज मेरे ख्याल से हुई होंगी। इधर आया 4,000, कमाया और 15,000 डिवाइडेड बाय 6। और अब मोहतरम ये इसके लिए बिल्कुल नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट होगा। बैलेंस शीट में ये पीपीई अपीयर होगा 15,000 माइनस 2500 पे, ऐसा ही है। और रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड रेंटल होगा 197। अनअर्न्ड क्यों होगा? अनअर्न्ड क्यों होगा जरा सोचें, अकाउंट बना के देख लेते हैं, अकाउंट बना के देख लेते हैं। कितना आया, कितना कमाया? सोच के बताएं। आया 4, कमाया 3803, तो ज्यादा नहीं आ गया? या रिसीवेबल है, इसलिए आपको बताया था इस अकाउंट का बैलेंस अगर इस साइड पे आए तो इट इज कॉल्ड एज बोलें अनअर्न्ड। इसलिए बैलेंस शीट में किसके तौर पे जाएगा? अनअर्न्ड के तौर पे। तो कल की सारी बात की समरी ये हो गई कि सवाल जब आया करेगा तो देखा करेंगे लेसी का है या लेसर का है। अगर लेसर का सवाल हुआ तो इसको बंद कर दे। अगर लेसर का सवाल हुआ तो देखा जाएगा मैन्युफैक्चरर डीलर, सुनते जाओ साथ मेरी बात, तो देखा जाएगा मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का है या सिंपल लेसर का है। हमारे सवाल में लिखा हुआ था सप्लायर ऑफ प्लांट्स, और एक और लाइन भी liखी हुई थी हमारे सवाल के अंदर, वो ये लिखी हुई थी 4th रो में बना दीजिएगा, लेकिन टाइम पे आया करें इस तरह। बैठे जल्दी। एक तो सवाल में ये लिखा हुआ था कि सप्लायर ऑफ प्लांट्स है, और दूसरा ये लिखा हुआ था सवाल में कॉस्ट अलग गिवन है और नीचे कॉस्ट प्लस 25% पे भेजी जाती है। यहां से भी पता चल रहा था कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है। अच्छा, अगला सवाल ये डिसाइड होगा कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है
उसमें आगे फिर फाइनेंस भी हो सकती है मशीन ए की तरह और मशीन बी की तरह ऑपरेटिंग भी। अगर फाइनेंस है तो नॉर्मल एंट्रीज, ऑपरेटिंग है तो वो जिस तरह एंट्रीज पड़ी थी उसी तरीके से होंगी। और सिंपल लेसर में भी लीज फाइनेंस भी हो सकती है और ऑपरेटिंग भी हो सकती है। और फाइनेंस और ऑपरेटिंग का लफ्ज सिर्फ किसके साथ खास है? लेसर के साथ खास है। ये लेसी के लिए नहीं है। लेसी के लिए कौन से लफ्ज हैं? शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यूएशन, वरना वो सादा तरीके से आपने लीज को सॉल्व करना है। अच्छा जी, IAS 21 होमवर्क का सवाल निकालें। कौन सा था क्वेश्चन? क्वेश्चन 25। ये जरा लिखते रहा करो पहले, जो मैं तरतीब से करा रहा हूँ चीजें। नहीं, आज के लेक्चर में क्या किया, तरतीब से जरा लिखते रहा करो। IFRS 16 क्वेश्चन 11 समझ आई भाई? लिखो कहीं, फिर मुझे तस्वीर भेज दिया करो। IFRS 16 क्वेश्चन 11 कराया, उसके बाद क्या करने लगे हैं जी? हाँ, कोई क्वेश्चन पेज नंबर 391। टफ टाइम दिया था जो हो गया था सवाल। एक चीज थी उसमें 80% वाली, और वो मजे की चीज थी। क्वेश्चन नंबर 25। चलें जी, रिवाइज करते हैं सवाल। ये देखने दें, इधर देख लें यार। Spyware Limited is a Pakistani company involved in the private investigation and supply of related products. Spyware Limited imported a large batch of advanced monitoring devices from American company for total price of 1 lakh. ये तो परचेज कॉस्ट हो गई। टोटल प्राइस ऑफ 1 lakh. The advanced monitoring devices were ordered from the American company on 25 March and were shipped on 25 जुलाई। भेजी किस दिन? 15 जुलाई। भेजी किस दिन? 15 जुलाई। और पाकिस्तान किस दिन पहुंची? आज मोहतरम हम वो जो इन ट्रांजिट वाली एंट्री थी ना वो नहीं करेंगे, हमारी चीजें हैं ही नहीं। तो हमारी चीजें बनी कब? जब सेफली यहां पहुंच गई। तो ना आज ऑर्डर की डेट पे एंट्री होगी, जैसे कल भी नहीं हुई थी, लेकिन कल डिस्पैच जब हुई थी तो फिर एंट्री हो गई थी। लेकिन आज इस वक्त कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इस डेट को भी हमने क्रॉस कर दिया, 25 मार्च को भी क्रॉस कर दिया। हमारे लिए रेलिवेंट डेट कौन सी है? 25 जुलाई। डायरेक्ट चीजें पहुंच गई हमारे पास। तो इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। इसलिए मोहतरम ये एक्सचेंज रेट और ये एक्सचेंज रेट रेलिवेंट हो गए। सिर्फ एक्सचेंज रेट किस दिन का रेलिवेंट है? 25 जुलाई। और 7.6 है, और कितने की चीजें खरीदी हैं? लाख की। तो लाख इंटू 7.6, 7,60,000 इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। मॉनिटरिंग डिवाइसेस, सिक्योरिटी कैमरास टाइप की चीज समझ लें फिलहाल। सिक्योरिटी कैमरास हमने मंगवा लिए हैं। कितने? $1 के। $1 लाख के हमने सिक्योरिटी कैमरास या मॉनिटरिंग डिवाइसेस के नाम से कोई चीज मंगवा ली है। हमने लाके अपने स्टॉक में रख दी। बेचेंगे इसको कहां? सवाल खामोश होगा तो पाकिस्तान में ही बेचेंगे। द एडवांस मॉनिटरिंग डिवाइसेस आर टू बी सोल्ड वाया वन ऑफ इट्स रिटेल आउटलेट्स। हमने एक दुकान खोली हुई है रिटेल की, जहां लोग आते हैं और आके चीजें पसंद करते हैं, लेके चले जाते हैं। और 31 दिसंबर 15 इसमें से अभी तक सिर्फ 80% बिकी हैं। और जो 80% बिकी हैं वो कॉस्ट में कितने परसेंट डाल के बिकी हैं? इसका मतलब है जो हमारा स्टॉक बिका है वो 760,000 की फिगर याद है? अब 1 लाख से बाहर आ जाए, $1 लाख से। 7,60,000 की फिगर याद है? 7,60,000 वाला सारा स्टॉक बिका है या 7,60,000 में से 80% बिका है? तो 7,60,000 का 80%, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। लेकिन मोहतरम अब मैंने इसकी निकालनी है सेल प्राइस। सेल जो सारा मंगवाया है उसकी निकालूं या जो मैंने बेच दिया है सिर्फ उसकी सेल बुक करूं? तो सेल कैसे निकलेगी? 608। अगर इसकी कॉस्ट है तो बता दो इसकी सेल प्राइस क्या है? 20% कॉस्ट में ऐड करके दिया जा रहा है 120। जवाब यही आ रहा है 729.6। ठीक है, उसमें तरतीब से कुछ बच्चों ने एंट्री डेटर वाली पहले कर ली होगी, कोई हर्ज नहीं। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री पहले कर ली होगी, आदत पड़ी हुई है, और फिर एंट्री की होगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने लोगों ने ये 2 एंट्री सही की थी? तो 80% बेच दिया, तो जो 80% बेचा उसी को कॉस्ट ऑफ सेल में डालें, और जो 80% बेचा उसी को सेल में डालें। और यार अगली चीज आप बता दें, हमारी डिस्कशन जो होती थी ये नॉन मॉनेटरी है और क्रेडिटर मॉनेटरी है। अब 20% स्टॉक ईयर एंड पे पड़ा होगा। 20%, 80% तो बिक गया ना, तो 80% बिक गया तो 20% स्टॉक ईयर एंड पे पड़ा होगा, लेकिन उसको नहीं छेड़ना क्योंकि वो मॉनेटरी आइटम नहीं है, नॉन मॉनेटरी है। और क्रेडिटर्स को ईयर एंड पे छेड़ना पड़ेगा अगर पेमेंट नहीं हुई, क्योंकि क्रेडिटर्स कौन से हैं? तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स की ट्रांसलेशन ईयर एंड पे रिक्वायर्ड नहीं है। नॉन मॉनेटरी कौन से? इन्वेंट्री। और मॉनेटरी आइटम्स की ट्रांसलेशन वर्सेस वाली कैलकुलेशन वो ईयर एंड पे जरूरी है। क्लियर?
तो ये क्रेडिटर की कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, इसको छोड़ें। अच्छा अब आप मुझे यार बता दें कि P&L में बैलेंस शीट में क्या जाएगा, सेल कितनी जाएगी यार, नजर आ रही है, नजर आ रही है, 729,600, कॉस्ट ऑफ सेल 608,000, और एक्सचेंज गेन आ रहा है, एक्सचेंज गेन कितना, ये वाला 50,000, 50,000। अच्छा बैलेंस शीट में सीए का यार, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री भी जाएगी और बैलेंस शीट में, लेकिन क्रेडिटर आफ्टर ट्रांसलेशन जाएगा और इन्वेंट्री एज इट इज जाएगी, क्योंकि इन्वेंट्री को उसके हाल पे छोड़ देना है, ना छेड़, नॉन मॉनिटरी नहीं छेड़ना। लेकिन इसको यार एज इट इज बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते ना, इसका 20% शो कर सकते हैं बैलेंस शीट में, 80% तो क्रेडिट हो गया ना, तो खरीदी थी इतनी, बाकी 20% स्टॉक में पड़ा होगा, तो 760 का 20%। लेकिन इसको एज इट इज कोई करेंसी एक्सचेंज से फर्क नहीं पड़ेगा, 760,000 इंटू बोले 20%, 152। और यार क्रेडिटर कौन सा वाला, नया वाला या पुराना वाला, क्रेडिटर क्रिएट किस पे किया, ग्रो कितने से कराया, ग्रो नहीं हुआ तो कम हुआ है, क्रिएट कितने से हुआ, रिवर्स कितने से हुआ, नया बैलेंस 710, तो क्रेडिटर किस पे जाएगा, 710 पे। चलें जी नोट करें, शायद किसी इक्का दुक्का बच्चे को फायदा हो गया हो P&L बैलेंस शीट बनाने से, हुआ किसी को फायदा वैसे, चलो एक दो को नहीं हुआ, बाकियों को हुआ है, कोई नहीं, मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए था फायदा, क्योंकि ये रनिंग में चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक थोड़ी सी ये चीज जरा जहन में आ गई, मॉनेटरी आइटम्स जो हैं वो साल के एंड पे रिवाइज होके आते हैं, नॉन मॉनेटरी को अपने हाल पे छोड़ देते हैं आप। क्या अगर इन्वेंट्री एनआरवी आ गई तो ये कॉस्ट ली जाएगी, उसकी एनआरवी से कंपेयर किया जाएगा, लोअर पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। हाँ नहीं, वो तो इन्वेंट्री पाकिस्तान में पड़ी हुई है ना, तो पाकिस्तान आ गई थी। ओके अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं, हाँ एक और डिस्कशन कल की थी, मुझे बता दें फंक्शनल करेंसी कौन सी है और प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी है और फॉरेन करेंसी कौन सी है हमारे सवाल में। स्पाईवेयर इज अ पाकिस्तानी कंपनी इन्वॉल्व्ड इन प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एंड सप्लाई ऑफ रेटेड प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तानी, तो फंक्शंस कहाँ चल रहे होंगे, तो इसलिए फंक्शनल करेंसी पाक रुपीस। इसने मॉनिटरिंग डिवाइसेस बाहर से मंगवाई, ये कौन सी करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी का छोड़े परे यार, अगर पाकिस्तान के शेयर होल्डर्स हुए तो पाकिस्तान में बना के दे देंगे, जहां भी प्रेजेंटेशन करेंसी की डिस्कशन में कर नहीं सकता, डाटा नहीं अवेलेबल को खास। तो फंक्शनल करेंसी कौन सी, पाक रुपीस। और फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की डेफिनेशन क्या है, अ करेंसी अदर देन इज कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी। अच्छा यार ये एक बड़ा मजे का एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 12, प्रतीक से लेकर एमसीक्यू नंबर 12, हाँ नहीं होमवर्क में नहीं था, एमसीक्यू 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद IAS 21। IAS 21 के मुताबिक क्या क्या चीजें करेक्ट हैं। फंक्शनल करेंसी कल जहन में लाएं, प्राइमरी इंडिकेटर, सेकेंडरी इंडिकेटर, याद आ गया फंक्शनल करेंसी। रॉयल फैन की पाक रुपीस थी, जापान वाली कंपनी की भी पाक रुपीस थी, फंक्शंस पाकिस्तान में हो रहे थे। फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन करेंसी मस्ट बी सेम, कहता है ये हमेशा सेम होनी चाहिए। जापान वाली कंपनी की याद है फंक्शनल करेंसी पाक रुपीस थी और प्रेजेंट अकाउंट्स जापानीज येन में कर रहे थे क्योंकि इनके शेयर होल्डर्स बाहर थे, तो मस्ट बी सेम। ये बात सही है या गलत है, गलत है। आगे बढ़े, फंक्शनल करेंसी वो जो पाक रुपीस थी रॉयल फैन की भी और जापानीज कंपनी की भी पाक रुपीस थी, जापानीज कंपनी की भी पाक रुपीस थी। फंक्शनल करेंसी वो पाकिस्तान में ब्रिज बना रहे थे, मटेरियल लेबर पाकिस्तान से खरीद रहे थे, ब्रिज भी इधर देखा करो, ब्रिज भी बेच रहे थे पाकिस्तान के अंदर, क्लियर। तो फंक्शनल करेंसी दोनों की कल क्या क्या थी, फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन करेंसी मस्ट बी डिफरेंट, कहते हैं ये हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए, हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। रॉयल फैन के मिसाल जरा सोचें, फंक्शनल करेंसी कौन सी थी, पाक रुपीस, और फंक्शनल करेंसी वो होती है जिसमें जनरल एंट्रीज करते हैं,
याद है, बताई थी पहली चीज। और प्रेजेंटेशन वो होती है जिसमें पी एंड एल बैलेंस शीट बनाते हैं। तो रॉयल फैन किस में जनरल एंट्रीज करा था? पाक रुपीज में। और प्रेजेंटेशन भी ये कहते हैं हमेशा ही डिफरेंट होनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, कभी सेम भी हो सकती है। तो ये दोनों गलत बातें हैं। मस्ट भी सेम, मस्ट भी डिफरेंट गलत बात है। कभी सेम हो सकती है, कभी डिफरेंट हो सकती है, ये सही बात है। बोंगी ने बोंगी मारी। आगे चलें। पॉइंट सी, फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। जरा डेफिनेशन पे नजर मार लेते हैं। एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, फंक्शनल करेंसी इज एनवायरनमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट्स। तो ये बात सही है। अच्छा, फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू फंक्शनल करेंसी ऑफ इट्स पेरेंट एंटिटी। पेरेंट एंटिटी क्या होती है? जिस कंपनी ने आपके शेयर खरीदे हों। कहते हैं फंक्शनल करेंसी किसी एंटिटी की डिपेंड करती है कि इसके पेरेंट की कौन सी फंक्शनल करेंसी है। ये बात तो मुझे तो बहुत गलत लग रही है। इसकी कोई मिसाल मैं देता हूं। मिसाल के तौर पे कोका कोला है, जर्मनी की कंपनी है मिसाल के तौर पे। तो पेरेंट कंपनी जर्मनी में है, उसकी जर्मनी की करेंसी होगी। लेकिन जो पाकिस्तान की ब्रांच है वो तो सारे फंक्शन पाकिस्तान में कर रही है ना, तो उसके फंक्शंस किस में हो रहे हैं? पाक रुपीज। ये वैसे कोई ऐसा रूल पड़ा था फंक्शनल करेंसी के प्राइमरी या सेकेंडरी इंडिकेटर्स में? कोई ऐसा रूल पड़ा था कि देखो पेरेंट कंपनी की कौन सी करेंसी है? तो मैंने आपको कहा था अजीब अजीब सी जो बातें आती हैं उन्हें हम फिर क्रॉस किया करेंगे। जो लॉ के अंदर बातें हैं वो हमने पढ़ ली थी। तो ये अजीब सी एक बात थी ना। क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है इन प्राइमरी या सेकेंडरी इंडिकेटर्स में कि देखो अपने पेरेंट की कौन सी है? पांचों में से एक पॉइंट भी ऐसा है कि पूछो आपके पेरेंट की कौन सी करेंसी है? तो ये तो गलत बात इसने कर दी। क्लियर? तो भाई पेरेंट की नहीं डिसाइड होता, बल्कि मेरे ख्याल से इस पे डिसाइड होता है चीजें कहां खरीद बेच रहे हैं, मटेरियल लेबर कहां से ले रहे हैं, बल्कि इस पे डिसाइड होता है पैसा कहां रिटेन कर रहे हैं, इस पे डिसाइड होता है इक्विटी कहां से रेज कर रहे हैं। इस पे डिसाइड नहीं होता कि पेरेंट कौन है। क्लियर? ओके जी। 11, एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस अराइजिंग ऑन रीट्रांसलेशन ऑफ मॉनेटरी आइटम्स। आप लोग तो मॉनेटरी आइटम्स पढ़ के पता नहीं क्या करते हैं। मैं जब कल घर में ये लेक्चर तैयार कर रहा था तो मैं अपने समझने के लिए यहाँ डेटर क्रेडिटर लिख लेता था, क्योंकि ऐसे जहन से निकल जाती है ना चीजें, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी कंफ्यूजिंग सी हो जाती है। तो एग्जांपल लिख लेते हैं तो जरा बाज़ में आ जाती है। एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस ऑन डेटर क्रेडिटर आर रिकॉर्डेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या P&L में गेन लॉस रिकॉर्ड करते हैं। किसी ने FR1 पढ़ी हुई है तो OCI पता है? चलें, अभी OCI नहीं भी पता कोई मसला नहीं यार, इंशाल्लाह OCI को देख लेंगे। लेकिन एक चीज बता दें, क्या P&L में गेन लॉस अभी तक हम लेके जा रहे हैं या OCI में? OCI भी एक चीज होती है जो P&L की तरह की होती है, लेकिन इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये गलत बात है, सही बात बताएं कहां लेके जाते हैं गेन लॉस? P&L में। जिनको OCI का नहीं पता कोई परेशानी वाली बात नहीं, आने वाले दिनों में हमने पढ़ना है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स, अब आप लोग तो पता नहीं क्या करते हैं, मैं तो घर में यहां ऐसी समझने के लिए अपने PPE लिख लिया था। नॉन मॉनेटरी आइटम्स, क्योंकि समझ नहीं आता ना डेटर क्रेडिट किसकी बात। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैरिड एट फेयर वैल्यू, कैरिड एट, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट, याद आ रही है एक बात, याद आ रही है? कैरिड एट फेयर वैल्यू आर रीट्रांसलेटेड एट द डेट व्हेन फेयर वैल्यू इज मेजर्ड। जिस दिन फेयर वैल्यू मेजर की जाती है उस दिन इसको ट्रांसलेट किया जाता है लेटेस्ट रेट पे। बिल्कुल, फेयर वैल्यू को लेटेस्ट रेट से ही तो मल्टीप्लाई कहते हैं। यही तो एक्सेप्शन थी जनरल रूल की, एक्सेप्शन थी। जनरल रूल क्या है? इन्वेंट्री को अपने हाल पे छोड़ दो, थोड़ी देर पहले सवाल किया। पीपी को अपने हाल पे छोड़ दो, लेकिन अगर पीपी को फेयर वैल्यू पे लेके जाओ तो लेटेस्ट रेट पे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। वो इस वजह से नहीं कि ये मॉनेटरी आइटम है, इस वजह से कि फेयर वैल्यू जब बैलेंस शीट डेट की है तो फिर जो करेंसी का रेट है वो भी बैलेंस शीट डेट का होना चाहिए। नेक्स्ट, इससे ये सारे एमसीक्यूज कराने का मकसद ये था कि जो थ्योरी कराई जाती है ना, घर जाके पढ़ लिया करें। ये इसलिए मैं तैयार की, इनको पढ़ लिया करें जाके, वरना आप लोग कोई नहीं लिफ्ट करते थ्योरी को। अब पढ़ा करेंगे सितंबर 2020। ठीक, ओके। एन इंटेंजिबल इज अ मॉनेटरी आइटम। इंटेंजिबल्स यार कल लिस्ट याद, नॉन मॉनेटरी, ये डेटर क्रेडिटर नहीं है, इट इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम। नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या मतलब? कैरिड एट कॉस्ट इन अ फॉरेन करेंसी आर रीट्रांसलेटेड एट बैलेंस शीट डेट। इनको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारा जाता है? नहीं गुजारा जाता, इनको ट्रांसलेट नहीं किया जाता। पॉइंट बी था सिर्फ। जी 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 भाई, पीपीई के लिए ना मैंने IS 21 आपको करवाना है, सर मैंने रिवैल्यूएशन अभी आपको रिवाइज नहीं कराई है FR1 की, तो आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपने लिए समझ लो। तभी करना है, तब डिफरेंस नहीं करनी, तब वो लेटेस्ट करेंसी रेट पे लाना है। हाँ, ये ध्यान में रख लो। ओके,
हाँ, रिपोर्टिंग डेट का मतलब बैलेंस शीट डेट होता है। रिपोर्टिंग डेट कहाँ लिखा हुआ है यार, मैं माजरत मिस हो गया। रिपोर्टिंग डेट का मतलब बैलेंस शीट डेट होता है। रिपोर्टिंग डेट का मतलब बैलेंस शीट डेट होता है। अच्छा ये कौन सा था होमवर्क में, 3 था, ये हो गया था। अब बताया करें ये यस जो हल्का फुल्का है ना ये नहीं चलता, यस या नो बताएं, कोई इलाज पढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर, कौन सा नहीं है, क्लियर। द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल प्राइस फॉर गुड्स एंड, अच्छा पहले आप मुझे बताएं कौन सी ऑप्शन टिक करनी है, जरा सोच के बता दें। आप मुझे टिक करवाएं, पहले यस और नो टिक करवाएं। सी, अच्छा ये भाई सी करें, और किसी की राय सी है, सी वाले हाथ खड़ा करें, और किसी की राय। अच्छा अब जरा तसल्ली से और गौर से पढ़ना है, विच इज नॉट अ, कौन से प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है। अच्छा मुझे ये बता दें, करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो प्राइमरी है, और पूछ क्या रहा है कौन सा प्राइमरी नहीं है, ये तो प्राइमरी है। अच्छा इसके बाद द करेंसी ऑफ कंट्री हुज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मेनली डिटरमिन द सेल प्राइस, ये भी आपको याद होगा प्राइमरी है, तो वो क्या पूछ रहे हैं, नॉट अ प्राइमरी। अच्छा द करेंसी इन विच फंड्स आर जनरेटेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी जिसे लोन और इक्विटी रेज की जाती है, ये प्राइमरी नहीं है, ये क्या है। और चौथा करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस लेबर मटेरियल एंड अदर कॉस्ट, ये भी कौन सा है, प्राइमरी। ओके सोबर, बस ठीक है, तरतीब से लिखिए मोहतरम आपने। अच्छा जी, अच्छा ये नदामत के आंसू तो नहीं आपको आ रहे, ये चैप्टर साथ साथ करना था और साथ साथ नहीं कर सके, साथ साथ किया अल्हम्दुलिल्लाह, ओके वेल डन। ये थ्योरी की क्लासों में सबको नदामत के आंसू आ रहे होते हैं, न्यूमेरिकल्स में सारे कह रहे होते हैं सही चल रहा है काम। ओ यार एक चीज रहेगी, ये आप लोग भी याद नहीं कराते, भाई ने भी याद नहीं कराई जिन्होंने सवाल पूछा था, कि ढूंढे 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 टेस्ट 2 किधर है, इधर पढ़ा ही नहीं हुआ भाई। वो एक और सवाल था आपका टेस्ट में जिसके बारे में आप परेशान थे, Mardan was incorporated to operate computer software service firm with an accounting year end on 30 September. Mardan has leased a large computer system from, सिर्फ यहां से पता चल रहा था मर्दान लेसी है, और फिर रिक्वायरमेंट थी मर्दान की बुक्स में करना है, तो ये जो फ्रॉम है ना यहां से पता चला था, कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। द लीज कॉल्स फॉर, लीज में बुलाए जा रहे हैं 2 महीने का किराया, यानी 2 महीने का आपको किराया देना पड़ेगा, साल का किराया नहीं है, 6 महीने का किराया नहीं है, 3 महीने के बाद किराया नहीं है, 2 महीने के बाद किराया, साल में 6 किराए, साल में 12 महीने ना, तो साल में 6 किराए, 2 मंथली रेंटल्स फॉर 3 years। अच्छा अगर 2 महीने का किराया दिया जा रहा हो तो 3 साल में कितनी दफा 2 महीने आते हैं, ये तो जरा मुश्किल काम है, लेकिन 1 साल में कितनी दफा 2 महीने आते हैं, 6 दफा, तो 3 साल में, इसका मतलब है कितने किराए पे करने हैं, कितनी दफा आपने लीजिंग कंपनी में जाने, 18 दफा। टोटल पेमेंट्स आर 720, किराया नहीं दिया हुआ था, तो 720 को अगर आप डिवाइड करें 18 से तो 2 महीने का किराया आ जाएगा। 720 को अगर आप डिवाइड करें 18 से तो, और जिसने 720 को डिवाइड किया 36 से उसका महीने का किराया आया होगा, वो भी ठीक था, लेकिन मुझे 2 महीने का किराया चाहिए। जरा सॉल्यूशन में देखते हैं क्या ये टोटल किराया दिया हुआ है या किराया पर 2 मंथ्स दिया हुआ है। माजरत यार सॉल्यूशन में मैंने 720 को 36 महीने से डिवाइड कर दिया, माजरत, तो महीने का किराया, लेकिन मुझे तो महीने का नहीं चाहिए, मुझे कितने महीने का चाहिए, तो असल में 40,000 आपने देना है 18 टाइम्स, 40,000 आपने किराया देना है 18 टाइम्स, समझ आ गई बात। और मोहतरम फिर अन्य आपको पता है डिस्काउंटिंग है इसकी, तो डिस्काउंटिंग तो सिंपल थी, ये 40,000 आ गया, रेट आपने पर एनम यूज करना है या पर 6 मंथ्स, साल का रेट कितने, पर 2 मंथ्स, साल का रेट कितने
तो 2 महीने का रेट 2%, तो 2% रेट आपने यूज करना था और कितने किराए देने थे 18 रेज टू पावर माइनस, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई जी। नहीं ये देखो जरा, ऑपरेट्स अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मर्दान हैज लीज्ड अ लार्ज कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। तो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स भी होते हैं और 7,20,000 जिसके किराए हैं, तो वो कंप्यूटर फिर कितने का होगा, तो इसमें ना कुछ ऐसी इंडिकेशन दिया करेगा। वैसे लार्ज कंप्यूटर सिस्टम लफ्ज लिखा हुआ था। ओके चलें जी आगे। तो मोहतरम मैंने ये आपके लिए ना घर से ये अलग अलग कर लिया था इसको। पहले साल 1 अप्रैल को लीज शुरू हो रही है, तो पहला किराया 2 महीने बाद पे होगा, दूसरा किराया फिर 2 महीने बाद पे होगा, तीसरा किराया हमारे साल के आखिरी दिन पे होगा। ये हमारा साल खत्म हो गया। अब अगर बैलेंस शीट बनानी है तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे हमारे साल की पेमेंट आखिरी वाली ये बन रही है। अगले 6 किराए चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये चले जाएंगे करंट में और ये चला जाएगा, गलती से ये तो नहीं नॉन करंट में डाल दिया था, हाथ खड़ा करें, ये नहीं नॉन करंट में डालना था मोहतरम, ये 6 किराए करंट में चले जाएंगे। यार देखो ना 484 में से तो ये पे हो जाने, 484 में से तो ये पे हो जाने और ये इसी साल पे हो जाने, अगला साल जो आ रहा है हमारा। तो अब जरा सोच के बताएं कि ये चला जाना था किसमें, बोलें 1 साल के अंदर अंदर आप एग्री करते हैं 6 किस्तें पे कर देनी थी और बाद में कौन सी किस्तें पे करनी थी, ये वाली। क्लियर? तो बस यही सवाल में मसला था और तो ऐसा कोई मसला नहीं था। तो कितने लोग आज ट्राई करेंगे इसको दोबारा? बस आज का यही आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2। चलें यार छोड़ें सब कुछ। IAS 12 इनकम टैक्सेस, IAS 12 क्या मतलब जी? IAS 21 होगा। अच्छा IAS 21 खत्म हो गया है, लीज खत्म नहीं हुई। लीज इंशाल्लाह मैंने आपको बताया था करेंगे फिर कभी एक दफा बाद में करेंगे ताकि रिवाइज भी हो जाए पुरानी चीजें। अच्छा मोहतरम IAS 12 में एक इशू है वो आपने अंडरस्टैंड करना है। हम अपने जो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स हैं उस पर हुकूमत को टैक्स नहीं देते। आ जाओ आगे भाई। हम अपने जो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स हैं, चलो बना दो अब जगह, चलो गुजरने दो, अब बाहर निकलो ना, इनको गुजरने दो, आप भी थोड़ा ग्लास चलो आ जाओ आगे। बिजनेसमैन को साल के एंड पे आता है प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को कहते हैं, खामोश हो जनाब, इस प्रॉफिट को कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। हम अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे टैक्स नहीं देते। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे टैक्स इसलिए नहीं देते कि जो पाकिस्तान में ये है ना एक इदारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसे अकाउंटेंट्स की चंद बातों पर एतराज है, जिस वजह से ये कहते हैं इस पे आपने हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स नहीं देना। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स याद रखिएगा, हम ये जो किताब आप लोगों ने बाई की ICAP से, IFRS, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स हमारे निकलते हैं IFRS के रूल्स को फॉलो करते हुए। इसमें IAS 2 भी हैं, इन्वेंटरीज भी हैं, IAS 16 भी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी है, ये सारे हैं अकाउंटिंग रूल्स। और ये जो अकाउंटिंग रूल्स हैं ये दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं, और अगर इन दुनिया के स्टैंडर्ड्स के ऊपर आप जो है वो एड्रेस देखने की कोशिश करें तो ये लिखा हुआ है कोलंबस बिल्डिंग 7 वेस्ट फेरी सर्कस कैनरे वार्फ लंदन E14 4HD यूनाइटेड किंगडम। तो ये किताब जो है वो दुनिया के स्टैंडर्ड्स की है, इसलिए इस पे लंदन का पता लिखा हुआ है। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इसी में IAS 16 दिया हुआ है, जिसमें IAS 16 में लिखा हुआ है कि आप स्ट्रेट लाइन पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। तो ये बात दुनिया के स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई है। दुनिया के स्टैंडर्ड्स के रूल्स को लगा के मोहतरम कैप वाले भाई, दुनिया के स्टैंडर्ड्स को रूल्स लगा के हम क्या निकाल लेते हैं इंट्रो के क्लास में, अकाउंटिंग प्रॉफिट, जिसे आप प्रॉफिट फॉर द ईयर कहते थे, जो P&L के अंदर सबसे आखिरी लाइन होती थी, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रॉफिट। लेकिन अनलकीली जब हम टैक्स जमा कराने जाते हैं तो फिर हमें कोई और किताब देखनी पड़ती है, वो FPR की वेबसाइट पे अपलोडेड भी है, ये वहां से मैंने डाउनलोड भी की हुई है। ये टैक्स लॉज हैं, पाकिस्तान के टैक्स लॉज हैं, और ये डाउनलोड किसी साहब ने की है SS सलाम पब्लिकेशंस। और अगर आप इसका एड्रेस देखें तो मिलेगा ग्राउंड फ्लोर कोयटा सेंटर पूंछ रोड नियर टू बुर्जी लाहौर, ये इसका आपको एड्रेस मिलेगा। काशिफ बलेर प्लाजा मरकज इस्लामाबाद से भी ये बुक। अच्छा जी, तो मुख्तलिफ जगहों पे ये किताब प्रिंट हो रही है पाकिस्तान के अंदर।
लेकिन ये हैंडबुक ऑफ टैक्स लॉज है जो पाकिस्तान में चल रहे हैं। ये सिर्फ किताब आपको पाकिस्तान में मिलेगी, ये दुनिया के अंदर नहीं मिल सकती। ये नायाब है। ये एफबीआर का लॉ है, इसके अंदर एफबीआर का लॉ है। और जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे सेक्शन 21 है, इसमें डिडक्शंस नॉट अलाउड, अगर किसी को बिजनेस का चैप्टर याद है। सेक्शन 74 है, टैक्स की डेफिनेशन है इसमें। तो ये टैक्स लॉज हैं पाकिस्तान के। अब ये जो किताब है जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं और ये जो टैक्स लॉज पाकिस्तान के हैं, इनमें आता है डिफरेंस। डिफरेंस क्यों आता है? ये लोग कहते हैं चाहे स्ट्रेट लाइन लगा लो, चाहे WDV लगा लो, चाहे यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड लगा लो, और ये फिर अपने ही रूल्स रखते होंगे। शायद ये कहते हैं स्ट्रेट लाइन लगा लो, पता नहीं, शायद ये कहते हैं WDV लगा लो, लेकिन ये लोग यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड को पसंद नहीं करते। तो इसलिए फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट करने के एतबार से दोनों किताबों में इख्तलाफ है। ये लोग शायद कहते हैं इनटेंजिबल्स की इनडेफिनेट लाइफ हो तो उनको अमोर्टाइज ना करो, और ये लोग शायद कहते हैं अगर इनटेंजिबल की लाइफ नहीं पता तो 25 साल पे अमोर्टाइज कर दो। पता नहीं इस किताब में शायद किसी ने पढ़ा हो, टैक्स जिसने पढ़ा हुआ है, तो लाइफ ना पता हो तो उसको 25 साल के ऊपर अमोर्टाइज कर दो। तो कुछ इस किस्म की बातें इस किताब में लिखी हुई हैं जो इस किताब से डिफरेंट हैं। इसलिए हम इंट्रो की क्लास में क्या निकालते थे? अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। लेकिन ये वाले लोग इस प्रॉफिट को नहीं मानते, एफबीआर वाले, और वो कहते हैं हमारे तरीके से प्रॉफिट निकालो। तो अब हम एक सवाल देखते हैं, दोनों में क्या इख्तलाफ आ रहा है। निकाल लें लेक्चर नोट्स किताब के एंड से। IAS 12 कौन सा पहला सफा कौन सा है? लेक्चर नोट्स में। लेक्चर नोट्स वाला चैप्टर किताब के एंड पे है, चैप्टर 11 है मेरे ख्याल से। नई किताबों में ये सवाल होगा, पेज 736। माशाल्लाह, किताब में निकालें जल्दी, पेज 736। मिस्टर कासिम, वो कासिम नहीं आता था, मिस्टर कासिम हैज शेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये लेक्चर नोट्स ऑनलाइन वालों से भी एक दफा PDF में शेयर किया हुआ है ये पूरा, पेज 736। मिस्टर कासिम हैज शेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। भाई ये किन रूल्स के मुताबिक होगा? आज सारी इंट्रो की क्लास वाली बातें होंगी, बड़ा अटेंटिव सा रहना है। ये किन रूल्स के मुताबिक होगा? अकाउंटिंग। ये जो सफेद किताब है इसका नाम हम रख देंगे लाल किताब, ठीक है? ये लाल किताब और ये सफेद किताब। तो सेल जी 200, कॉस्ट ऑफ सेल 50, ग्रॉस प्रॉफिट 150, एम्प्लॉइज की सैलरीज आ रही हैं 13 की, और बिजनेस के एक्सपेंसेस कौन से होंगे? डेप्रिसिएशन है या अमोर्टाइजेशन है? फिगर्स को छोड़ें। लॉस ऑन, ये क्या चीज है? लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग बेची होगी, बिल्डिंग बेच के WDV निकली होगी इस किताब के मुताबिक। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू WDV। डेप्रिसिएशन इस किताब के मुताबिक निकली होगी, WDV भी इस किताब के मुताबिक निकली होगी, दुनिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक। और WDV और सेल प्राइस को कंपेयर किया होगा तो क्या आ गया होगा? बिल्डिंग के बेचने पे लॉस। बैड डेट एक्सपेंस, ये एक अंदाजा होता है जिसे आप प्रोविजन फॉर बैड डेट भी कहते थे। ये एक अंदाजा होता है। तो ये एक अंदाजा है जिस अंदाजे को हमने रिकॉर्ड किया कि हमारे ख्याल से इतने लोग पैसे लेके भाग जाएंगे, बिल्कुल इसके अंदर इजाजत है। इसके शुरू के अंदर जो है वो एक किताब में आप स्टैंडर्ड्स में घर जाके देखें, एक चीज है फ्रेमवर्क, यानी IAS 1 से भी पहले है वो फ्रेमवर्क में ये लिखा हुआ है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को आपने फॉलो करना है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई डेटर हमारा साल वाला है और अगले साल पैसे लेके भागेगा तो फिलहाल उसका अंदाजा रिकॉर्ड कर लो, कोई मसला नहीं, ताकि उसकी सेल्स इस साल रिकॉर्ड हुई है तो उससे रिलेटेड खर्चे भी इस साल रिकॉर्ड हो जाए। ये इंट्रो वाली बात है। ये लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग में इंट्रो वाली बात है। हुकूमत को हमने कोई फाइन वगैरह पे किया है। नेक्स्ट, अदर इनकम। ये क्या आ रहा है? गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये पॉजिटिव साइन के साथ क्यों आ रहा है? गेन आया, आपने कोई फर्नीचर बेचा, उसके बेचने पे गेन आ गया। किन रूल्स के मुताबिक? IFRS के रूल्स के मुताबिक। और आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है और एग्रीकल्चरल इनकम है। तो बता दें, प्रॉफिट जब हम निकालते हैं अपना, तो ये जो प्रॉफिट मेरा आया है 81, क्या मैं इस 81 के प्रॉफिट के साथ ICAP दो अल्फाज इस्तेमाल करता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी करते हैं, लेकिन आजकल जो ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना ICAP, वो कर रहे हैं अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट। बोलें, अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट। और आप अपने समझने के लिए, ये 81 रुपए 81 रुपीज किसके मुताबिक प्रॉफिट है? एज पर IFRS या एज पर FBR रूल्स? एज पर IFRS। तो ये नोट कर लें। 81 के 2-3 नाम है। नंबर 1, अभी टैक्स नहीं निकला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी इसका नाम है अकाउंटिंग प्रॉफिट या एज पर IFRS। अच्छा, उसने अदर इंफॉर्मेशन में कहा है। अच्छा, ये एक चीज और बता दें, इस डेप्रिसिएशन का कोई अच्छा सा नाम बता दें। बोले अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। बोले, तो आज के बाद हम इसका नाम रखा करेंगे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। ये जो आपकी डिक्शनरी में अल्फाज ऐड हो रहे हैं, इनको जरा जल्दी जल्दी ऐड करते रहें। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन या फिर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा, इस लॉस का भी यार एक नाम है। इस लॉस का नाम है अकाउंटिंग लॉस।
ये क्या मतलब है? तो लॉसेस, ये तो हम ये लफ्ज क्यों लगा रहे हैं साथ? ये देखें अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंट, ये क्यों आज लफ्ज ऐड करने लगे हैं? ताकि पता चले ये डेप्रिसिएशन भी इस किताब के मुताबिक है, अकाउंटिंग वालों की किताब के मुताबिक। ये अकाउंटिंग वालों की किताब नहीं है, ये टैक्स की क्लास में पढ़ाई जाती है किताब, ये अकाउंटिंग वालों की किताब नहीं है। तो ये अकाउंटिंग वालों की किताब है, नहीं लेना नहीं पड़ेगा, मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं भी प्रोवाइड नहीं करूंगा, जरूरत नहीं है इसकी। अच्छा ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है और ये अकाउंटिंग लॉस है, लेना पड़ेगा, इसकी सोच रहे हो अभी तक ये भी नहीं लिया ये भी नहीं लिया ना। अच्छा जी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग लॉस, अकाउंटिंग प्रॉफिट। एक और नाम बता दें जल्दी जल्दी, इधर लिख लें, अकाउंटिंग गेन। और आज पहला दिन है इसलिए घर जाके आपने बोलना है अकाउंटिंग वालों का गेन, अकाउंटिंग वालों का गेन, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग वालों का लॉस, अकाउंटिंग वालों का गेन, अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट। जिन्होंने टैक्स पहले पढ़ा हुआ है उनसे थोड़ी सी मैं बात कर लूं। ये ऑलमोस्ट आप समझ लें इनकम फ्रॉम बिजनेस का न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगा है, लेकिन वो बस आज ही है, कल से इंटायरली डिफरेंट चीजें शुरू हो जानी है, बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें। कल से डेफर्ड टैक्स नामी कोई चीज शुरू हो जाएगी। तो आज जितना आप लोगों ने टैक्स के अंदर जो है, अगर किसी ने बिजनेस का चैप्टर पढ़ा हुआ है लकीली, तो उसका न्यूमेरिकल जैसे बिजनेस में हम सॉल्व करते हैं वो डिस्कशन होने लगी है। अच्छा बहरहाल छोड़ें, मेजॉरिटी लोगों ने शायद ना पढ़ा हो टैक्स। अच्छा मोहतरम बता दें अकाउंटिंग की किताब की नजर में कितना प्रॉफिट आ गया? 81। अब हम जब एफबीआर के पास टैक्स देने जाएंगे, यार चुप, अब एफबीआर के पास जब हम टैक्स देने जाएंगे तो 81 फर्ज करें, रुपीज नहीं है, रुपीज इन मिलियन है, तो 81 मिलियन पे हम टैक्स देंगे? नहीं, एफबीआर वाले कहेंगे हमें आपकी कुछ चीजों पर, सब पे एतराज नहीं होता, कुछ चीजों पे एतराज है। अच्छा अब जब एफबीआर वाले एतराज करते हैं ना हमारी चीजों पे, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को रीप्रिपेयर नहीं करते। क्या मतलब? यानी हम टैक्स वालों से कहें अच्छा यार ये तो हमारे वाली डेप्रिसिएशन है, तुम बताओ यार तुम्हारे वाली कितनी है? उन्होंने कहा यार हमारे वाली डेप्रिसिएशन तो 23 है, नजर आ रही? उन्होंने कहा हमारे वाली डेप्रिसिएशन तो 23 है, तो हम ऐसे नहीं करते, इसको काट के 23 लिख दें। वैसे ये भी बड़ा एक अच्छा तरीका हो सकता था और ये आसान भी तरीका था, लेकिन एक नॉर्म चल रही है, हम इस तरीके पे नहीं चलते। ये आसान तरीका हो सकता था कि 17 को काट के 23 लिख दें। यानी टैक्स वालों से एक एक चीज पे पूछो यार बताओ तुम्हें किस किस पे एतराज है। अगर तुम्हें एतराज है तुम कहते हो ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये डेप्रिसिएशन है। असल में डेप्रिसिएशन के रेट्स पे ना इख्तलाफ हो जाता है, इन लोगों की राय होती है किसी और रेट पे डेप्रिशिएट करें, टैक्स वाले कहते हैं नहीं हमारे ख्याल है इस रेट पे डेप्रिशिएट करें। तो इसलिए जहां भी अंदाजे इन्वॉल्व होते हैं ना वहां इख्तलाफ पैदा होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो एक तरीका क्या है, जब हम टैक्स देने जाएं तो प्रॉफिट एंड लॉस को दोबारा खड़ा करें। दोबारा खड़ा करने का तरीका क्या है? जिस चीज पे उनको एतराज हो उसको काटते जाएं और काट के किनके वाली चीजें लिखते जाएं, टैक्स रूल्स वाली चीजें लिखते रहें। लेकिन मोहतरम हम ऐसा नहीं किया करेंगे, हम क्या किया करेंगे, हम अकाउंटिंग वालों की चीजें यहां तक पहुंचते हुए रिकॉर्ड हो चुकी हैं, इनको उल्टाया करेंगे, इनको उल्टाया करेंगे और उल्टा के जो टैक्स वाले चाह रहे हैं वो रिकॉर्ड किया करेंगे, जो टैक्स वाले चाह रहे हैं वो रिकॉर्ड किया करेंगे। जैसे प्लेट के अंदर चने भी पड़े हैं और प्लेट के अंदर बादाम भी पड़े हैं, अब आप बादाम सारे निकाल लें और अंदर मखाने डाल दें, तो निकाला करेंगे और निकाल के रेलेवेंट चीज डाल दिया करेंगे। अच्छा यार अब वन बाय वन डिस्कस करें। मैं कलर स्कीम आपके सामने कोई अच्छी सी यूज कर लेता हूं। टैक्स वालों का गेन कितना है? 6 रुपए, लेकिन यार अकाउंटिंग कितना है? 4 रुपए। नेक्स्ट, टैक्स वालों के मुताबिक डेप्रिसिएशन कितनी है? 23, लेकिन अकाउंटिंग वालों के मुताबिक, मैं सेम कलर यूज कर रहा हूं। अच्छा टैक्स वालों के मुताबिक मोहतरम लॉस कितना है? टैक्स वालों के मुताबिक लॉस कितना है? 16, लेकिन अकाउंटिंग वालों के मुताबिक लॉस कितना है? तो ये इख्तलाफ पैदा होता जा रहा है। ठीक है, बंदे नहीं लेके आने दोनों ने, प्रॉपर तरीके से डिस्कशन, इख्तलाफ पैदा होता जा रहा है। नेक्स्ट, ये जो बैड डेट है, बिल्लू ने छुपा देना सब कुछ। अच्छा अगली चीज बताएं क्या है? बैड डेट। तो बैड डेट एक्चुअली कितने लोग पैसा लेके भागे हैं? 11 रुपए, लेकिन टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, सॉरी अकाउंटिंग वाले क्या कह रहे हैं कि हमारे मुताबिक तो 21 का बैड डेट, लेकिन टैक्स वाली किताब क्या कह रही है? 11। और ये दो चीजें हैं, इनको मैं खाली टिक कर देता हूं, यहां से और इधर से और इधर से। अच्छा ये जरा दो चीजें आप पढ़ें। एग्रीकल्चरल इनकम किसी को पता है कितनी है? एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है? 12। ये किताब कह रही है या नहीं टैक्स ना दो इस पे। हमने कहा कसम से, हमने तो ये 81 में डाल दिया हुआ है, ये टैक्स ना दो इस पे। ये किताब कह रही है
रिलैक्स यार, मैंगो ही मैंगो कर दिए तुमने पाकिस्तान में, कोई मसला नहीं यार। एग्रीकल्चर इनकम, ऑरेंजेस ही ऑरेंजेस नजर आ रहे हैं हर जगह, कोई मसला नहीं, रिलैक्स, कोई टैक्स ना दो। ये किताब इस पे करिए, इसमें किस इनकम पे टैक्स माफ करिए? अच्छा जी, ये तो हमें इसने रिलैक्स कर दिया कि हम इनकम को इनकम में डाल रहे थे, लेकिन उसने कहा इसको इनकम में ना डालें, इसलिए हमारी तरफ से माफ है। अच्छा, ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है, पेनल्टी इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ये थोड़ा अजीब सा लफ्ज है, पेनल्टी इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, लफ्ज पे फोकस करें। कहते हैं पेनल्टी माइनस ना करो, क्योंकि शायद ये खर्चे जो हमारे चल रहे थे ना, उसको ये खर्चा बहुत नापसंद आया, बहुत ही नापसंद आया। उसने कहा यार ये खर्चे तुम पर क्या बोंगियां मारो, ये खर्चे तुम कर रहे हो, ये खर्चे मेरी नजर में खर्चे ही नहीं है। तो हमारा जेन्युइन खर्चा था, हमें से कोई होगी थी, गलती होगी थी, और हमने जाके जुर्माना भरा, बड़ी हिम्मत करके 22 रुपए जेब से निकाले या 22 मिलियन जेब से निकाले, बड़ी हिम्मत करके हमने जुर्माना भरा और मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके जुर्माना दे भी आए। और हुकूमत को कहा तुझे जुर्माना चाहिए था ना जो मैंने जुर्म किया, ये ले जुर्माना। लेकिन लॉ मेकर फिर भी बड़ा सख्त है, वो कहते हैं जुर्माना माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब मोहतरम, बाकी जो चीजें मैंने अनहाइलाइटेड छोड़ी हैं उनको पेपर में हमने इग्नोर कर देना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यार टैक्स वालों की नजर में भी सेल 200 ही है, इस लाल किताब को कोई एतराज नहीं। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल, हम अकाउंटिंग वालों ने क्या कहा, हमने कहा जी कॉस्ट ऑफ सेल 50 है, इसका आपने कहा हाँ ठीक है कोई मसला नहीं। हमने कहा जी सैलरीज दे रहे हैं, हाँ ठीक है, ये बोल रही है, ये बोल रही है। हमने कहा इंटरेस्ट इनकम 7 है, हाँ ठीक है 7 है। तो इस पे लाल वाली किताब को कोई एतराज नहीं है। तो जो एतराज वाली चीजें हैं उनको उल्टाना है। अब एतराज वाली चीजें हमने हाईलाइट कर दी हैं या टिक कर दी हैं, एतराज वाली चीजों को उल्टाना है, और जो टैक्स वाले चाह रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना है। अब जरा मुझे सोच के बताएं, सबसे पहली चीज उल्टाना किस साइन के साथ होगा? उसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें जो भी चीज उल्टानी है देखना पड़ेगा यहां तक पहुंचते हुए हो क्या चुकी है। अगर कोई चीज मैंने उल्टानी हुई और वो माइनस हो चुकी हुई तो मैं उसे ऐड करके उल्टा दूंगा, और अगर कोई चीज यहां तक पहुंचते हुए और उसे मैं उल्टाना चाहूं तो उसे मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। और इन द एंड ये चीजें आपने साथ साथ पढ़ते रहने ताकि इनको भी रिकॉर्ड करते रहे। एग्रीकल्चरल इनकम पेनल्टी के लफ्ज की तरफ ना देखें, बाकी चारों चीजें जो मैंने हाईलाइट की हैं इन चारों को रिकॉर्ड करने, इन चारों को रिकॉर्ड करने। क्लियर? तो जो टिक की हुई चीजें मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मैंने कलर्ड बॉल पॉइंट से हाईलाइट की हुई हैं उनके बारे में बता दें। इन चारों को उल्टा के, इन चारों नहीं ऐड क्यों बोल रहे मैं मारूं, कुछ माइनस वाली हैं कुछ ऐड वाली हैं, ऐड माइनस बिल्कुल ना बोलें, गलत बात करें आप लोग, ये ऐसी फिर इन चारों को उल्टाना है और इन चारों को रिकॉर्ड करना है। फिर साइन जरा मुझे एडलेस सोच के बताते रहिएगा, लेकिन फिलहाल जरा बात मेरे समझने के लिए मैं अगर लिख दूं आपको, तो इन चारों को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, और इन चारों को उल्टाना है। क्लियर? और यार अंदर की बात सुन लें, इन दोनों को भी उल्टाना ही है, लेकिन फिर कुछ इसके बदले में रिकॉर्ड नहीं होगा। इन दोनों को भी उल्टाना ही है लेकिन उसके बदले में कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इनके साथ हम इंग्लिश वाला उल्टाना लिख लेते हैं। इस 22 और 12 को भी उल्टाना है, लेकिन उल्टा के इसके बदले में, यानी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है हमारी 12, बस टैक्स वाले कहेंगे इस पे टैक्स ना दो, इसके बदले में कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। तस्वीर आप यहां तक ले लें अगर आपने लेनी है, तो फिर हम आगे चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, जरा अच्छा हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एसी मैं आपके पास भेज दूं, थोड़ी ठंडी हवा हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगा। अच्छा, चलें जी, स्टार्ट करें। सफे पे हाथ करें रजिस्टर के, नए सफे पे। भाई आप वो मेरी बात समझे थे? प्रॉफिट एंड लॉस नए सिरे से भी खड़ा किया जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस नए सिरे से भी खड़ा किया जा सकता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। जो अकाउंटेंट्स की नॉर्म चल रही है उसी पे रहें। प्रॉफिट से स्टार्ट करें, 81 से स्टार्ट करें
और इस मक्खन में जो जो बाल हैं, इस कबाब में जो जो हड्डी है, उसको निकालते रहें और साथ थोड़ी थोड़ी ऊपर क्रीम भी डालते रहें ताकि कबाब का मजा आए। ठीक है, तो इस 81 में से आप चीजें निकालनी शुरू करनी है। इस दाल में से रोड़े निकाल दें। ओके, स्टार्ट कहां से किया करेंगे जी? अकाउंटिंग प्रॉफिट से। कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ चीजें लेस करेंगे। और पहुंचा कहां करेंगे? आपको पता है पहुंची भी सरकार कहां पहुंच जाती है? अच्छा, पहुंचा कहां करेंगे? टैक्सेबल प्रॉफिट पे। किस पे? टैक्सेबल प्रॉफिट पे। अच्छा, वैसे जिस बंदे की आदत है ना गलतियां निकालना, आपके दाएं बाएं तो नहीं है, माफ करने वाला जज्बा है उसमें, वो फिर हर चीज में ही गलतियां निकालता है। एक बीवी ने अपने शौहर को कहा कि मैंने आज एक बुजुर्ग देखा, वो आसमानों पे उड़ रहा था, पहुंची हुई सरकार। ऐसे समझाने के लिए बातें होती हैं, इसको सीरियस ना लिया करें। तो तुम क्या हो? तुम्हारा तो कोई लेवल नहीं है, तुम भी कहते हो मैं बुजुर्ग हूं। तो उसने कहा बेगम मैं ही था वो। मैंने कहा टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहा है कोई। अच्छा चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग प्रॉफिट बोल रहे हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट 81। अच्छा जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट तक पहुंचते हुए स्टार्ट करते हैं शुरू से। कोई मसला? क्या उल्टा दें? अकाउंटिंग वाला डिफिनेशन उल्टा दें और मेरे ख्याल से फिर 81 जो है वो शूट अप करके 98 पे चला जाएगा। ऐसी मिसाल दे रहा हूं, 98 हमने कहीं निकालना नहीं है, लेकिन जरा खर्चा रिवर्स करने का इंपैक्ट सोचे ना, खर्चा उल्टाने का इंपैक्ट सोचें। प्रॉफिट मेरा कितना है? इस तक पहुंचते हुए कितना खर्चा माइनस हो गया? 17। तो टैक्स वाले क्या कहेंगे? इस पे उंगली रखेंगे जी, इसको निशाना बनाएंगे, इस पे एतराज करेंगे क्या? ओ ऐसे ना कोई बच्चा सोचे 17 और 23 का डिफरेंस ले लें। ना पागल नहीं होना, बस सादा तरीके से चले। इसको उल्टाएं। 81 तक पहुंचते हुए कितना खर्चा माइनस हो चुका? 17। क्या ये खर्चा लाल किताब वाले मान रहे हैं? तो अब तो हम लाल किताब वाला टैक्स प्रॉफिट निकालने लगे हैं। तो इस खर्चे को उल्टा दें। उल्टाएं कैसे? ऐड करके। तो ऐड कर दें क्या? नहीं, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। अभी पहला दिन है ना, जरा पूरी बात करें। क्या उल्टा दें? अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। अच्छा, वो प्रॉफिट नहीं लिखवाया था आपने, कितना था? 81। अच्छा जी, क्या उल्टा दिया? अब जब अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टाई तो टैक्स पेयर तप गया। वो तप गया, उसने कहा वो खुदा का खौफ करो, मेरा प्रॉफिट 81 में 17 तुमने ऐड कर दिया, इतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट हो जाना, मैं इस पे टैक्स वालों ने कहा हमारी तरफ से डेप्रिसिएशन। मैंने कहा डेप्रिसिएशन कुछ हमारी तरफ से, आप अपनी वाली उल्टाएं बस। पहले डेप्रिसिएशन हमारी तरफ से। जी आपकी तरफ से कितनी है? ओए होए 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 होए, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन 23। मैंने कहा 17 नहीं, हमारी तरफ से 23 माइनस करें। एक भाई आखिर में कह रहे थे 23 माइनस करें। अच्छा, माइनस क्यों करना है यार, ये सोच लें भाई। अब अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन तो उल्टा दी है ना, तो ये डेप्रिसिएशन टैक्स वालों की क्या करनी है? रिकॉर्ड करनी है। और जरा मुझे सोच के बताएं, एक्सपेंसेस किस साइन के साथ रिकॉर्ड होते हैं? एक्सपेंसेस नेगेटिव साइन के साथ रिकॉर्ड होते हैं। तो टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कितनी जी? 23। असल में ना टैक्स वाले अक्सर ऐसा होता है कि शुरू वाले सालों में ऐसे तो ज्यादा डेप्रिशिएट करने देते हैं। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हो शायद इनिशियल अलाउंस भी कोई चीज एक पढ़ी हो, लेकिन छोड़ने कई दफा ना टैक्स वाले शुरू वाले सालों में ज्यादा डेप्रिशिएट करने देते हैं। कोई भी रीजन होगी, टैक्स वालों की डेफिनेशन डिफरेंट आ गई। आगे चलें जी। ये वाले लोग क्या कह रहे हैं? बिल्डिंग बेचने पे क्या आया? लॉस। टैक्स वाले कहेंगे यार ये लॉस तो हमें अपने रूल्स के मुताबिक निकालेंगे, तुम इस लॉस को छोड़ो। पहले क्या करें? पहले ऐसा करते हैं, मक्खन में से बाल निकाल दे। ऐसे सोचा ना करें, अजीब सा लगता है कि बाल, मक्खन में से बाल को निकाल देते हैं। अकाउंटिंग वालों का लॉस, अकाउंटिंग वालों का लॉस किसके ऊपर? इसको ऐड क्यों करना है? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए लॉस क्या हो चुका है? और हमने एरो डाल के भी क्या लिखा है? इनको उल्टाना है, तो उल्टाएं 19। इसके बाद टैक्स वाले क्या कहेंगे? लॉस हमारी तरफ से, प्यार से हमारी तरफ से। ये जरा किताब खोल के लॉस निकाला, लॉस हमारी तरफ से।
इनकी तरफ से कितना लॉस आया 16। अब ये लॉस वैसे हम लोगों ने रिकॉर्ड किया भाई या ये टैक्स रूल्स वाला लॉस है? हमने तो कितना लॉस रिकॉर्ड किया था 19, टैक्स वाले कह रहे हैं कितना लॉस है। अच्छा मुझे बताएं जरा, लॉसेस रिकॉर्ड किस साइन के साथ होते हैं? नेगेटिव साइन के साथ। लॉसेस रिकॉर्ड किस साइन के साथ होते हैं? नेगेटिव साइन के साथ। टैक्स वालों का लॉस लिखना घर में टैक्स लॉस है, लेकिन बोलना खाने की टेबल पे बैठ के टैक्स वालों का लॉस। टैक्स वालों का, क्योंकि आप लोग जब अम्मी कहती है ना बेटा खाना खा लो तो आप किताब साथ लेके जाते हैं, तो 5-7 मिनट लग ही जाते हैं आने में। अम्मी भी पहले इसलिए बुला देती हैं आपने लेट आना है, लेकिन आप टाइम पे पहुंच। अच्छा, टैक्स वालों का लॉस बोले 16। अच्छा ये मैं आपसे गप नहीं मारा, मुझे अच्छी तरह याद है कभी कोई पंचर भी लगवाने जाना होता था ना तो हम किताब साथ ले जाते थे। ये मैं अपने जमाने की बात आपको बता रहा हूँ, तो ये लेवल था कौन बोला है, छोटे होते हम भी ऐसे करते थे। नहीं नहीं नहीं, बात बढ़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी। अब वापस आ जाए जी, आगे चलें। आई स्टिल रिमेंबर के पेपर की छुट्टियां हुई थी और हमारे जमाने में 40 छुट्टियां होती थी फॉर्म में, तो 40 छुट्टियों में सिर्फ 2 दिन मुझे हॉस्पिटल किसी को लेके जाना पड़ा था 1 घंटे के लिए। बाकी 38 छुट्टियों में मुझे नहीं याद पड़ता घर से निकले हो नमाज पढ़ने के अलावा। तो बस आपने अपने आप को समझाना है कि ये जो अगले 4 महीने रह गए मैंने घर से नहीं निकलना। तो घर चले भी जाया करें पहले घर चले जाया करें, दोस्तों के साथ ही फिरते रहते हैं, तो फिर उसके बाद घर से नहीं निकलना इंशाल्लाह, अगले दिन क्लास के लिए निकला करें। तो यार ये जज्बा चलाता है, बाकी बातें इधर ही रह जाती हैं। हद होगी। अच्छा अच्छा मोहतरम, अगली चीज बताएं, अकाउंटिंग वालों ने क्या अंदाजा लगाया कि कितने रुपए के डेटर पैसा लेके भाग जाएंगे? 21। लेकिन टैक्स वाले क्या कहते हैं? यार नहीं नहीं, ये नहीं, मेरे ख्याल से एक्चुअली कितने लोग पैसा लेके भागे हैं? 11। आप बता दें प्रॉफिट तक पहुंचते हुए खर्चे क्या हो चुके होते हैं? माइनस। उनको उल्टा दें। इसको ना बैड डेट एक्सपेंस आपने क्या करना है, प्रोविजन नहीं क्या करना। एक लफ्ज है बैड डेट एक्सपेंस, अपने समझने के लिए बेशक प्रोविजन जो अंदाजा लिख लें, ये अंदाजा होता है, एक्चुअल बैड डेट नहीं होते। बैड डेट एक्सपेंस ये एस्टीमेट होता है। कितना जी एक्सपेंस, खर्चा कितना? 21। इसकी बजाय क्या माइनस करने की इजाजत होगी? जो अंदाजा है या जो लोग अंदाजा है या जो लोग एक्चुअली पैसा लेके भागे? जो एक्चुअली पैसा लेके भागे इसको क्या करना है? किसी को पता है कि राइट ऑफ्स वाले खर्चों को रिकॉर्ड के साइन के साथ, किसी को पता है खर्चे कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं? क्या करके? माइनस करके। बैड डेट रिटर्न ऑफ कितना? 11। अच्छा मैंने ना जानबूझ के आपके सामने 3 ऐसी एग्जांपल्स यहां नोट की हैं जिनको समझना कंसिस्टेंट है। कैसे? अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन का खर्चा रिकॉर्ड ना करो, टैक्स वाला डेप्रिसिएशन का खर्चा रिकॉर्ड कर लो। अकाउंटिंग वालों को ये मैंने तीनों जानबूझ के एक्सपेंसेस समझाए हैं अभी, डेप्रिसिएशन लॉस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन लॉस बैड डेट, तीनों जानबूझ के मैंने खर्चे रखे हैं। और ऐसे खर्चे रखे हैं जिनके बिल मुकाबिल भी कोई खर्चे थे, वर्सेस वाला मुकाबला कराया हमने। ओके बताएं जी, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन खर्चा उल्टा दो, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन खर्चा रिकॉर्ड कर दो। अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टा दो, टैक्स वालों का लॉस रिकॉर्ड कर दो। अकाउंटिंग वालों का बैड डेट उल्टा दो, टैक्स वालों का बैड डेट रिकॉर्ड कर दो। अब उल्टाने और रिकॉर्ड करने के लिए साइन कौन से हैं ये जरा सोच के बताते हैं। खर्चे किस साइन के साथ उल्टाए जाते हैं और खर्चे किस साइन के साथ रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो ये लिखना नहीं है, ये तीनों चीजें मैंने किन रूल्स वाली उल्टा दी हैं और एफबीआर की रिक्वेस्ट के ऊपर ये वाली चीजें मैंने रिकॉर्ड कर दी हैं। और मैं जाना कहां से कहां चाह रहा हूं, ये एक्सरसाइज इतनी लंबी कर क्यों रहा हूं सुबह सुबह वर्जिश? अकाउंटिंग प्रॉफिट से उन प्रॉफिट की तरफ जाना चाह रहा हूं जिसमें मैंने हुकूमत को क्या पे करना है? टैक्स पे करना है। अगली एडजस्टमेंट्स करने के लिए मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, खुद ट्राई कर लेना। पहले इधर कैमरा रखो, यहां तक नोट कर लें और फिर अगली एडजस्टमेंट्स खुद जरा ट्राई कर लें। रफ वर्किंग में करनी है रफ में कर लें, दिमाग में सोच लें प्लस माइनस क्या करना है, अगर उधर गन मच जाएगा।
ओके चलिए जी ऊपर से चलना शुरू करें। देखें देखें सारे ऊपर से आए हैं। अच्छा 17, 19, 21। अच्छा जी 22 के बारे में क्या लिखा हुआ है? पेनल्टी को टैक्स वाले अलाउ नहीं करेंगे डिडक्ट करना। अल्फाज पे फोकस करें। पेनल्टी को टैक्स वाले अलाउ नहीं करेंगे। ये अलाउ का लफ्ज और नॉट अलाउ का लफ्ज ना सिर्फ ये जो FBR वाली किताब है ना इसके साथ खास है। इंट्रो की क्लास में पूरी क्लास में मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ टीचर ने अलाउ नॉट अलाउ का लफ्ज नहीं बोला होगा। टीचर एक्सपेंसेस का लफ्ज बोलता था। बेटा एक्सपेंस माइनस कर लें, एक्सपेंस माइनस कर लें। ये जो अलाउ और नॉट अलाउ का लफ्ज है ना ये सिर्फ FBR वाले लफ्ज यूज करते हैं। अच्छा अब ये जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है हमारा टैक्स का इदारा वो क्या कहता है जी? पेनल्टी इज नॉट अलाउड एज, लेकिन अपने समझने के लिए शुरू वाली क्लास है लिख लें एज पर टैक्स रूल्स। एज पर, और ये लफ्ज ना एज पर टैक्स रूल्स कई दफा आया करने अब आज के बाद चैप्टर में। तो पेनल्टी इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन एज पर टैक्स रूल्स। टैक्स रूल्स के मुताबिक पेनल्टी डिडक्शन अलाउ नहीं है। क्या मतलब? टैक्स रूल कह रहे हैं पेनल्टी को डिडक्ट ना करो। हमने यहां आके देखा हमने तो डिडक्ट कर लिया हुआ है और वो लोग क्या कह रहे हैं? डिडक्ट ना करो। अब क्या करें? ऐड कर दें। यार बस इसको उल्टा दें और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको उल्टाना है बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। बदले में तो कुछ नहीं है ना, बदले में तो कुछ नहीं है। कई दफा मक्खन से सिर्फ बाल ही निकालना होता है, बदले में चीनी नहीं डालनी होती। तो इधर तो हम पहले बाल निकाल रहे थे और फिर चीनी शक्कर शहद डाल रहे थे, लेकिन कई दफा खाली बाल निकालना पड़ता है। खाली मक्खन खा लें बस, बाल निकाल लें। पेनल्टी टू गवर्नमेंट। ओहो मेरा हाथ इधर जा रहा था, वो बाय डिफॉल्ट आपका हाथ इधर कांपने लग जाएगा। जाके ऊपर ही आप आके लिखेंगे इंशाल्लाह। गलती नहीं कि आपसे पेपर में यहाँ हाथ पेनल्टी पी लिखने लगे ना तो ऐसे कांपने लग जाएगा। ये नहीं हो सकता। ऊपर आए। पेनल्टी प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी है? माइनस हो चुकी है। इसे क्या कर दें? ऐड कर दें। कितना? 22। आगे चलो एग्रीकल्चर इनकम करवा दें। भाई ने पहले रिक्वेस्ट की है, मिलती जुलती चीज है, ठीक है कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इज एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का लफ्ज अकाउंटिंग के टीचर यूज नहीं करते। ये लफ्ज ना सिर्फ टैक्स वालों के लिए खास है, लेकिन अभी शुरू की क्लासें हैं तो लिख लें इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। जी प्रॉफिट तक पहुंचते हुए एग्रीकल्चरल इनकम क्या हो चुकी है? टैक्स वाले कहते हैं इस पे टैक्स ना दो। अब अगर हमने इसको पढ़ा रहने दिया, इसमें फील करें 81 में 12 पढ़ा हुआ है। फील 81 में 12 पढ़ा हुआ है। आप चुप रहा करो। 81 में 12 पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा रहने दिया तो इस पे भी टैक्स रेट लग जाएगा, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं इस पे टैक्स ना दो। इसको कैसे उल्टाएंगे? तो ऐड हो चुका हुआ है, लेस कर। क्या? एग्रीकल्चरल इनकम 81 में से निकाल दें 12। ओके अगली चीज बता दें। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए फर्नीचर बेचा था। फर्नीचर बेच के हमें 4 की खुशी हुई थी। टैक्स वालों ने कहा खुशी हमारी वाली, खुशी तुम्हारी वाली नहीं, खुशी हमारी तरफ से, खुशी हमारी तरफ से। अच्छा वैसे हम अकाउंटिंग वालों की कितनी खुशी है? खुशी को उल्टा कैसे सकते हैं? जल्दी बोलें। माइनस करके 81 तक पहुंचते हुए 4 क्या हो चुका है? ऐड। इसको रिवर्स कर दें। इसकी जगह कितनी खुशी रिकॉर्ड करें? 6 की। अच्छा गेन रिकॉर्ड के साइन के साथ, किसी को पता हो गेन रिकॉर्ड के साइन के साथ करते हैं पॉजिटिव, और गेन उल्टाते के साइन के साथ है। तो ये वाला गेन उल्टा दें और ये वाला गेन रिकॉर्ड कर दें। रिकॉर्ड करने का मतलब ऐड कर दें। अब जरा देखें उल्टा काम होगा। पहले हम ना एक्सपेंसेस उल्टा रहे थे, वो ऐड करके उल्टा रहे थे। अब क्या उल्टाने? गेन। गेन कैसे उल्टाएं? लेस करके। किनके वाला गेन?
अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा दें, कितना 81 में 4 पड़ा हुआ था ना, माइनस कर दिया, 81 में 4 पड़ा हुआ था, माइनस कर दिया, अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा दिया, और किनके वालों का गेन रिकॉर्ड करें, टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड करें 6। सो टैक्सेबल प्रॉफिट। इंटरेस्ट इनकम का कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट इनकम के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ सवाल में। जी बोले, इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स वाले टैक्स मांगना चाह रहे होंगे ना, 100। हाँ ये आप सोचो ना, ये आप सोचो, दोबारा सोचो प्लीज। आप लोगों ने जल्दी नहीं करानी, जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ उनको तसल्ली से बातें समझने दें। देख लो यार दोबारा, क्योंकि आप अपने आप को वहां पे सोचें जब आप बिजनेस का पहली दफा अमेरिका कर रहे थे, आप भी सोच रहे होते थे, तो इसलिए प्रॉफिट तक पहुंचते हुए बोले 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 अकाउंटिंग गेन ऐड हो चुका है। इस 4 को उल्टाऊं के साइन के साथ, थोड़ा सा सोच के बता दो, माइनस लगा दूं। टैक्स वाले कहते हैं यार गेन हमारे वाला रिकॉर्ड, ये आपने लाइन में डाल के रिकॉर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, टैक्स वाले कहते हैं गेन हमारे वाला रिकॉर्ड करो। जरा सोचो गेन्स रिकॉर्ड किस साइन के साथ होने चाहिए, गेन्स रिकॉर्ड किस साइन से, पॉजिटिव साइन। दैट्स व्हाई मैं 4 को माइनस करूं और 6 को ऐड कराऊं। पहले अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टाया करें, पहले ऐड लेस ना सोचा करें, पहले अकाउंटिंग वालों का गेन हमेशा उल्टाया करें। पहले बाल निकालेंगे तो चीनी डालेंगे ना, दोनों मिक्स, जीव 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 साले देते हैं, बैठने को भी दिल नहीं जाता क्लास में। अकाउंटिंग गेन को उल्टाएं, कितना 4, और टैक्स गेन को रिकॉर्ड करें 6। तो ये थोड़ा सा जरा बात देखना इधर, अकाउंटिंग खर्चों को उल्टाया ऐड करके और टैक्स खर्चों को रिकॉर्ड किया लेस करके। लेकिन इधर थोड़ी कहानी समझना, अकाउंटिंग गेन को उल्टाया और टैक्स गेन को रिकॉर्ड किया ऐड करके। अच्छा, टैक्स रेट दिया हुआ सवाल में, टैक्स रेट नहीं दिया हुआ। सवाल की रिक्वायरमेंट फिर पढ़ें क्या है, कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट। अच्छा, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने थे, टैक्सेबल प्रॉफिट 100। एक लाइन यहां डाल लें टैक्स की, पता नहीं टैक्स वाले इसको टैक्सेबल इनकम कहते थे, लेकिन हम टैक्सेबल प्रॉफिट कहेंगे। टैक्सेबल प्रॉफिट, इस पे टैक्स लगेगा। 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स रेट से, जो हमारे सवाल में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स रेट से। नहीं, सिंगल 8 देगा। ओके, निकालें आइए स्टॉल का चैप्टर। कोई एक बच्चा पूरी क्लास में हाथ खड़ा करके बता दे स्टैंडर्ड का पैरा 9 और 10 मैंने जाके हाईलाइट कर लिया था IAS 21 में, 1 2 3 4 5 पौने 6 बस। ओके, पेज नंबर 2 यानी 251 पेज पे आ जाएं किताब के, पेज 251। बताएं जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में क्या फर्क है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना था 81 और टैक्सेबल प्रॉफिट कितना था 100। इट इज अ प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पीरियड बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एक्सपेंस से माइनस करने से पहले वाले को प्रॉफिट को कहते हैं ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन यहां आप पढ़ना चाह रहे थे कि यहां कुछ लिखा होगा अकाउंटिंग रूल्स IFRS, नहीं उसने ऐसा लिखा। चलो बहरहाल, इट इज अ प्रॉफिट फॉर अ पीरियड बिफोर डिडक्टिंग टैक्स, टैक्स माइनस करने से पहले। चैप्टर का दूसरा सफा, यहां पे आपको शायद कुछ चीज मिल जाए टैक्सेबल प्रॉफिट में। इट इज द प्रॉफिट फॉर अ पीरियड determined in accordance with rule established by tax authorities. It is a profit for a period determined in accordance with rules determined by tax authorities. Tax authorities के रूल हमने लगाए हैं, एग्रीकल्चर इनकम माफ कर दी, ये सब कुछ। और ये वो प्रॉफिट होता है अपॉन विच टैक्सेस आर पेएबल, जिस पे टैक्स पे किए जाते हैं। अगली बात छोड़ें, ब्रैकेट में जो है कई दफा लॉस भी आ जाता है, फिर टैक्स रिफंड भी होता है, वो बात छोड़ें। ओके, अगले सफे पे आए। यार ये जो वर्किंग होती है ना,
ये जो मैंने वर्किंग व्हाइट बोर्ड पे की है, इस वर्किंग का नाम होता है, बोले, करंट टैक्स, यानी इस करंट ईयर का हमने टैक्स निकालना होता है। तो इसलिए जो वर्किंग हमने की है व्हाइट बोर्ड पे, इसका क्या नाम होता है? करंट टैक्स। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा जरा ना इसको वर्किंग को याद करना है लॉजिक के साथ, खासतौर पे आप जिन्होंने सवाल पूछा था गेन वाला, जरा सोच के बताने। ये प्रॉफिट था हमारा 81, प्रॉफिट था हमारा, इस तक पहुंचते हुए क्या माइनस हो चुका था? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। उसे क्या कर दिया? उल्टा दिया ऐड करके। इसके बिल मुकाबिल क्या माइनस किया? टैक्स डेप्रिसिएशन। ये पहली एडजस्टमेंट हमने की थी। अगला सोचें, अकाउंटिंग वालों का लॉस आया था फिक्स्ड एसेट बेचने पे, उसे किस साइन के साथ उल्टाया? पॉजिटिव साइन के साथ। और टैक्स वालों का लॉस किस साइन के साथ रिकॉर्ड किया? नेगेटिव साइन के साथ, लेस किया। आगे चलें, ये जो गेन आया था, नहीं पहले बैड डेट कर लेते हैं। अकाउंटिंग वालों का बैड डेट हमने किस साइन के साथ उल्टाया? ये अंदाजा था ना, अकाउंटिंग वालों का बैड डेट उल्टाया। इसके बिल मुकाबिल क्या माइनस किया था? मैंने तो ऐसे नंबरिंग दे दी, आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं। 1 के बदले 1, 2 के बदले 2, 3 के बदले 3, 4 के बदले 4। अगली चीज में मैं पहले लाइन यहां लगाऊंगा, फिर लाइन वहां लगाऊंगा। अकाउंटिंग वालों का गेन मुझे बता दें, उल्टाया किस साइन के साथ? इसके बिल मुकाबिल किनके वाला गेन रिकॉर्ड किया? टैक्स वालों का। इसके बिल मुकाबिल टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड किया। क्लियर? अच्छा यार, दो ऐसी चीजें हैं जिनमें ऊपर नीचे में लाइन नहीं लगा सकूंगा क्योंकि वो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एग्रीकल्चरल इनकम, जिसे मैं कह सकता हूं इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम, इसे सिर्फ उल्टाना है, बस इसे सिर्फ उल्टाना है। जैसे कि हमारे सवाल में एग्रीकल्चरल इनकम थी, इसे सिर्फ उल्टाया, इसलिए आगे मैंने नंबर भी नहीं लिखा कुछ, इसे सिर्फ उल्टाना है। इसके बिल मुकाबिल ऊपर कुछ नहीं होगा, बस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स वाले क्या कहेंगे? हम टैक्स। अच्छा, ये तो हो गई इनकम्स। कई दफा ना कुछ खर्चे भी होते हैं, उन खर्चों के बारे में टैक्स वाले क्या कहते हैं? ये माइनस नहीं हो सकते। तो खर्चे जो माइनस नहीं हो सकते, उनके लिए लफ्ज क्या यूज किया है? जरा गौर से देखने आपने। लफ्ज किधर पड़ा हुआ है? किधर आ रहा है? फाइनेंस चार्जेस के नीचे। ये डिडक्शंस, जैसे फाइन या पेनल्टी। जो खर्चे टैक्स वाले माइनस नहीं करने देंगे उनको क्या कर दें? ऐड कर दें। चलें, अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, कुछ चीजें लेस करेंगे। जरा आपने मुझे बताते रहना है। अकाउंटिंग, अब जरा याद कर लें सारी चीजें। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी हुई है, ऐसे क्या करूं? ऐड करूं। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं, रिकॉर्ड। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किस साइन के साथ होगी? लेस। एक और खर्चे की मिसाल ले लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। अकाउंटिंग वालों का लॉस, अगर कोई प्लांट वगैरह बेचने पे आया, वो लेस हो चुका हुआ है, उसे क्या कर दें? ऐड कर दें। टैक्स वालों का लॉस लेस कर दें। मिलती जुलती एग्जांपल्स हैं, बात समझ आ रही है? अच्छा, पहले मैं ऐड में चीजें लिख रहा हूं, फिर मैं लेस में लिख रहा हूं। अकाउंटिंग वालों ने कोई बैड डेट का अंदाजा लगाया है, इसको क्या कर दें? इसका नाम होता है बैड डेट एक्सपेंस। अकाउंटिंग वालों ने अंदाजा लगाया बैड डेट का, उसे ऐड कर दें। इसकी जगह टैक्स वाले क्या कहेंगे? क्या माइनस कर लो? बैड डेट एक्चुअली रिटर्न ऑफ। अच्छा, अब गेन समझने। अकाउंटिंग वालों ने गेन ऐड किया हुआ है, टैक्स वाले क्या कहेंगे? गेन लेस कर लो। तो किनके वाला गेन लेस कर लेंगे? अकाउंटिंग वालों का गेन लेस कर देंगे। जैसे अमी 81 में 4 पड़ा हुआ था, 4 पड़ा हुआ था, अकाउंटिंग वालों का गेन लेस कर दिया। इसकी जगह किसके वाला गेन ऐड करना है? टैक्स वालों का गेन ऐड करना है। क्लियर? दो और चीजें पढ़ी हैं आज जिनका ऊपर नीचे नहीं जाना, जो बिल्कुल अलग है, और उन दोनों का आपस में भी ताल्लुक कोई नहीं है। अगर किसी बंदे ने मैंगोज के बाग लगाए और मैंगोज से पैसे कमाए और मैंगोज से अमीर हुआ, तो हुकूमत कहती है इस इनकम पे टैक्स ना दे, रिलैक्स कर। एग्जेम्प्ट इनकम को क्या कर दें? ऐड हुई है प्रॉफिट्स में, एग्जेम्प्ट इनकम को क्या कर दें? लेस। अच्छा, किसी बंदे ने कोई बहुत बुरा काम किया, हुकूमत को बड़ा गुस्सा चढ़ा, उस बुरे काम पे उसने खर्चा भी किया। हुकूमत, कई दफा लोग इंटरटेनमेंट, बहुत हैवी इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, हुकूमत कहती है ये क्या इंटरटेनमेंट इतनी ज्यादा तुम कर रहे हो। तो कोई भी बुरा खर्चा प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुका होगा? माइनस। तो बुरे खर्चों को कहते हैं नॉट अलाउड डिडक्शंस। नॉट अलाउड डिडक्शन, ये खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। क्लियर? अच्छा, तो मोहतरम
ये जो टैक्स अथॉरिटीज हैं ये ना कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करती हैं जो आज आपने सीखी हैं, इनकम्स के लिए भी और एक्सपेंसेस के लिए भी। इनकम्स के लिए लफ्ज यूज करती हैं एग्जैम्प्ट, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम है। टैक्स वाले क्या कहते हैं इस पे टैक्स तुमने। एक्सपेंसेस के लिए यूज करती हैं लफ्ज डिडक्शन नॉट अलाउड, जैसे के फाइन, जैसे के फाइन। लेकिन यार एक और लफ्ज भी मुझे कोई लिखवा दें जो मैंने आज कहीं यूज तो नहीं किया लेकिन एक लफ्ज बन सकता है, वो जरा लिखवा दें, शायद किसी दिन क्लास में यूज करना पड़ जाए लफ्ज। आज की क्लास में तो ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। इनकम या तो माफ हो सकती है या कोई लफ्ज बोल दें ना ना ना, अलाउड का लफ्ज इनकम्स के साथ नहीं होता, ये बस याद रखिएगा, अलाउड का लफ्ज इनकम्स के साथ नहीं होता। अच्छा, इनकम या तो माफ हो सकती है या, लेकिन मैंने तो यार आज डबल टिक कर रहा हूं, मैंने सिर्फ माफ इनकम की बात की है। और खर्चे या तो नॉट अलाउड हो सकते हैं या खर्चे अलाउड हो सकते हैं। लेकिन ये अल्फाज आपको प्लीज अकाउंटिंग के टीचर की क्लास में नहीं मिलेंगे। ये अल्फाज आपको टैक्स की क्लास में मिलेंगे, अकाउंटिंग की क्लास में नहीं मिलेंगे। तो टैक्स वालों के लिए जो दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो नोट कर लें। इनकम्स के लिए क्या लफ्ज यूज होता है, टैक्सेबल, इन पे टैक्स देना है, और या एग्जाम्प्ट। और खर्चे कितने किस्म के हैं, दो किस्म के, एक अलाउड और दूसरा आज हमने जिनको पढ़ा है उन्हें जरा टिक कर लें। डिडक्शंस नॉट अलाउड फाइन था, और एग्जाम्प्ट इनकम में एग्रीकल्चर इनकम थी। अच्छा चलिए यार मुझे ये बताएं, FR1 की रिवीजन जरा करवाएं, एसेट अकाउंट रिवाइज करवा दें, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट रिवाइज करवा दें, और डिस्पोजल अकाउंट रिवाइज करवा दें। ये तीन अकाउंट जरा मुझे रिवाइज करवाएं। ओह बनाना कुछ नहीं, सब कुछ किताब पे बना हुआ है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। जी साल के शुरू में 100 रुपए की कुर्सियां पड़ी हुई थी, हमने 50 रुपए की कुर्सियां और खरीद ली, 20 रुपए की कुर्सियां फर्ज करें हमने बेच दी। ये एसेट अकाउंट में कॉस्ट पे बना रहा हूं। डेप्रिसिएशन बोला था इसने शहजादे ने, डिस्पोजल की कॉस्ट है ये 20 रुपए, और कैरी डाउन कितना आ गया, 150 माइनस 20 130। ठीक है जी, वो 100 रुपए वाली कुर्सियां साल के शुरू तक कितनी, अच्छा वो 100 रुपए वाली कुर्सियां साल के शुरू तक फर्ज करें 55 रुपए डेप्रिशिएट हो चुकी थी। इस साल की और डेप्रिसिएशन आई, इधर उधर ना देखें, डेप्रिसिएशन में वैसे ही निकल आती है 13 रुपए, इस साल की डेप्रिसिएशन निकल आई। लेकिन मोहतरम ये जो डिस्पोजल की कंपटीशन होती है ना, कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती। 20 वाला एसेट मैक्सिमम 20 ही डेप्रिशिएट हुआ होगा। चलें फर्ज करें 20 वाला एसेट 18 तक डेप्रिशिएट हुआ था, और ये क्या आ जाएगा, कह रहे व्हाट एवर इट मे बी, यार छोड़ें व्हाट एवर इट मे बी। नेक्स्ट डिस्पोजल अकाउंट में क्या जाएगा, एक्सेलेंट 20 और 18, इन दोनों के अलावा ऊपर वाले अकाउंट से कुछ नहीं जाएगा। ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, ये क्या आ जाएगी और ये क्या आ जाएगी। अब आप मुझे बीवी बताएं, बीवी बताएं। अब 2 वाला एसेट मैंने 3 रुपए में बेच दिया, 2 वाला एसेट मैंने 3 रुपए में बेच दिया। 20 माइनस 18, 2 वाला एसेट था मैंने 3 रुपए में बेच दिया, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, तो कितना गेन आ गया, 1 रुपए का गेन आ गया। तो इट इज द फॉर्मेट ऑफ एसेट अकोमोडेशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट, बना हुआ है हमारी किताब में, लेकिन माजरत थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। और लेक्चर नोट्स किधर आ रहे हैं, इधर ये, और IS12 ये, ऐसे ही ना किताब में
डाल दिया गया इस दफ़ा वाली में। कुछ लोगों को ये अकाउंट पता नहीं क्यों भूले होते थे। पेज 742 पे देखें यार, पेज 742 निकालें, आपकी किताब में भी है माशाल्लाह, निकाल पेज 742। एसेट अकाउंट एट कॉस्ट, ब्रॉट डाउन कॉस्ट, एडिशंस, डिस्पोजल की कॉस्ट, डिस्पोजल की कॉस्ट और कैरी डाउन कॉस्ट। माजरत ये इधर है, ब्रॉट डाउन डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डिस्पोजल डेप्रिसिएशन और कैरी डाउन। डिस्पोजल अकाउंट, इधर कॉस्ट आ गई, इधर कम्युलेशन आ गई, इधर कैश आ गया, इधर शायद लॉस आया हो, हमारा भी गेन आ रहा था, इधर लॉस आया हो। लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे ना बने, बुक वैल्यू पे बने, नीचे ना देखें, कॉस्ट पे ना बने, बुक वैल्यू पे बने, तो ये अकाउंट्स खत्म हो जाते हैं और इन दोनों की जगह एक अकाउंट बनता है। वो जरा देखिएगा क्या अकाउंट होगा, वो क्या कमाल अकाउंट होगा, एसेट अकाउंट एट बुक वैल्यू, एसेट अकाउंट एट बुक वैल्यू। वो तो ये ब्रॉट डाउन बीवी, ब्रॉट डाउन बुक वैल्यू, ये एडिशन, ये डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल्स की बीवी और कैरी डाउन बीवी। अच्छा, इधर अब अकोमोडेशन नहीं जाएगी, इधर डायरेक्ट बीवी, इधर कैश आएगा, इधर गेन लॉस। क्लियर? अच्छा, अब 1-2 मिनट लगा के ऐसे टाइम ज़ाया कर लेते हैं, उस डेटे को पुट कर देते हैं यहाँ पे, इस डेटे को पुट कर देते हैं, इस एसेट को ना 1 रुपये का बेचते हैं ताकि यहाँ भी लॉस आ जाए 1 रुपये का। अच्छा, तो हजरात ये नोट करवा दें ज़रा, जल्दी जल्दी बता दें। इधर कितने रुपए थे? 100 रुपये, इधर 50 डिस्पोजल, कैरी डाउन 130। अच्छा जी, इधर बता दें अकोमोडेशन ओपनिंग 50। अच्छा, फिगरें याद हैं आप लोगों को, लेवल है आप। डेप्रिसिएशन 13, डिस्पोजल कैरी डाउन निकाला होगा किसी ने 50। अच्छा, अब कॉस्ट बता दें कितनी है? अकोमोडेशन 18, ये वाली 18। कैश कितना आया? 1 रुपया, तो 1 का क्या आ गया? अब आप इस डेटे को सामने रख के ये अकाउंट्स की फिगर्स 1 मिनट दे रहा हूं, बना दें मुझे। इस डेटे को सामने रख के ये अकाउंट बना दें। पहले नोट कर लेना, ये वाला नोट करना पड़ेगा ताकि घर में फिर ये याद रहे। नीचे वाले अकाउंट बना दें। इन किताब पे ही करें, छोड़ें बस, किताब पे फिगर्स लिख दें, खत्म करें। इसमें कौन सा मुश्किल सवाल है ये? रजिस्टर कहाँ ढूंढते रहेंगे आखिरी दिन। अच्छा जी, व्हाट इज ब्रॉट डाउन कॉस्ट? व्हाट इज ब्रॉट डाउन कॉस्ट? व्हाट इज ब्रॉट डाउन अकोमोडेशन? व्हाट इज ब्रॉट डाउन बुक वैल्यू? 45। यार एडिशंस उसी पे आएंगी, एडिशंस की कॉस्ट पे ही आती हैं इधर भी। एडिशंस 50, डेप्रिसिएशन 13। ये ना डिस्पोजल की बुक वैल्यू चाहिए, डिस्पोजल की बुक वैल्यू, डिस्पोजल की कॉस्ट, डिस्पोजल की अकोमोडेशन 20 - 18 2। याद रखिए, जब अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है तो डिस्पोजल की भी यहां बुक वैल्यू आनी है और कैरी डाउन बुक वैल्यू आएगी 80। और ये 80 ना, इससे आपने मैच करनी है। 130 - 50 इज इक्वल टू 80। F2 वालों की चीजें कराई जा रही हैं, दुख हो रहा है। अच्छा जी, पीपी की बीवी को इधर ये पार करें 2, इसके बिल मुकाबिल कैश, लॉस कितना आ गया? 1 का।
क्या पसंद करेंगे आप होमवर्क में? IFRS 16 पसंद करेंगे, IAS 21 पसंद करेंगे, IAS 12 पसंद करेंगे? सिर्फ आप यही कर लें और टेस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 बस ये कर लें। और अगर अभी तक नेपच्यून वाला सवाल रहता है पास पेपर का क्वेश्चन 11, खुदा के लिए वो भी कर लें। क्लोज करें।